समंदर के किनारे सुबह की ठंडी हवा में नमक की गंध घुली हुई थी। आसमान में हल्की धुंध थी। लहरें चट्टानों से टकरा रही थी, जैसे कोई बेचैनी उन्हें बार बार किनारे पर धकेल रही हो। इसी शांति को चीरती हुई पुलिस स्टेशन का पुराना टेलीफोन अचानक घनघना उठा। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल की आंखों में बेचैनी तैर गई। कॉल गांव के उत्तरी किनारे से थी। सर, यहाँ कुछ अजीब है। एक वैन खड़ी है और उसके अंदर। फोन पर कांपती हुई आवाज अचानक रुक गई, जैसे शब्द गले में ही फंस गए हों। अजय राणे को तुरंत सूचना मिली। उन्होंने अपनी जीप ली, साथ में निरीक्षक सीमा कुलकर्णी और सहायक राहुल देशमुख को लेकर घटनास्थल की तरफ बढ़े। रास्ता सुनसान था, सिर्फ नारियल के पेड़ों की ससराहट और दूर समंदर का गूंजता शोर। वहां पहुंचते ही पुलिस टीम ठिठक गई। समुद्र की तरफ मुंह करके खड़ी एक पुरानी पिकअप वैन और उसकी खिड़की से टपकती सूखी खून की धार। दरवाजा खोला गया। अंदर ब्रजेश देशमुख का निर्जीव शरीर पड़ा था। उम्र केवल 22 साल, चेहरा अब भी युवावस्था की मासूमियत से भरा हुआ, लेकिन सीने में गहरा छुरा घोंपा गया था। कोई संघर्ष के निशान नहीं, जैसे मौत ने उसे अचानक गले लगा लिया हो। दूर समुद्र की लहरें उस खामोशी को और गहरा बना रही थी, और सूरज की पहली किरणें उसके खून को चमका रही थी। मानो सच कह रही हूं, यह तो बस शुरुआत है। अजय राणे, 48 साल के, लेकिन आंखों में वह तेज जो किसी नौजवान अफसर में भी कम ही देखने को मिलता है। वे अपराधियों को पकड़ने के लिए सिर्फ सबूतों पर नहीं, बल्कि उनके मन के उलझे धागों को सुलझाने में यकीन रखते थे। उनके साथी उन्हें दिमाग पढ़ने वाला कहते थे। उस सुबह ब्रजेश के शव को देखते हुए अजय के मन में एक अजीब सी चुभन उठी। वो चेहरा, वो मासूमियत, उन्हें अपने छोटे भाई की याद दिला रही थी, जिसे उन्होंने बरसों पहले एक सड़क हादसे में खो दिया था। हाल ही में उन्होंने अपना वफादार कुत्ता शेरू भी खोया था, और इस नुकसान ने उनके भीतर संवेदनशीलता और गुस्सा दोनों को और गहरा कर दिया था। अजय ने शव पर नजरें गड़ाई। कोई है जिसने इस लड़के की सांसें छीनी, और वो सोच रहा है कि उसका राज समुद्र में दफन हो गया। लेकिन सच को छुपाना मेरे सामने आसान नहीं। निरीक्षक सीमा कुलकर्णी, जो अपनी तेजतर्रार पूछताछ के लिए जानी जाती थी, अजय के साथ खड़ी थी। उनके पास सालों का अनुभव था, लेकिन अजय की सोच का दायरा उन्हें भी हैरान कर देता था। सहायक राहुल देशमुख, युवा और जोश से भरे हुए, हर केस में रोमांच ढूंढ लेते थे, लेकिन यह मामला उन्हें बेचैन कर रहा था। जैसे ही वे स्टेशन लौटने लगे, अजय ने अचानक महसूस किया, कोई उन्हें दूर से देख रहा है। पेड़ों के पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। अजय ने जैसे ही मुड़कर देखा, वह परछाई झट से गायब हो गई। राहुल, कोई हमें ट्रैक कर रहा है, अजय ने धीमे स्वर में कहा। राहुल ने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां बस हवा में हिलते पत्ते थे। यह पहला संकेत था कि खेल में कोई छुपा हुआ खिलाड़ी है। ब्रजेश का परिवार बाहर से एकदम सुसंस्कृत और संपन्न, लेकिन भीतर से टूटन और लालच की दीमक से भरा हुआ। उसके पिता गोविंद देशमुख एक समय गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। उन्होंने अपनी मेहनत से हजारों एकड़ जमीन, फार्म हाउस और एक मछली पालन व्यवसाय खड़ा किया था। लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद यह सारा साम्राज्य सीधे ब्रजेश के नाम पर था। यही बात सबसे बड़ी चिंगारी थी। उसके चचेरे भाई नीलेश और मनोज, जो हमेशा खुद को मुख्य वारिस मानते थे, इस फैसले को पचा नहीं पा रहे थे। गांव में लोग फुसफुसाते,
इतनी दौलत और एक लड़का अकेला, ये लालच के लिए काफी है। अजय ने परिवार के घर का दौरा किया। एक बड़ा हवेली जैसा मकान, लेकिन अंदर अजीब सी खामोशी। नीलेश की आंखों में बनावटी दुख था और मनोज बार बार बात बदलने की कोशिश कर रहा था। अजय ने एक पल के लिए नीलेश की आंखों में देखा। वह नजरें चुराने लगा। आपके भाई की मौत पर कोई अंदाजा? अजय ने सहज लेकिन पैनी आवाज में पूछा। नीलेश ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, वो तो सबका प्यारा था। लेकिन उसकी उंगलियां लगातार मेज पर टपक रही थी। एक घबराहट जिसे अजय ने तुरंत नोट कर लिया। जैसे ही अजय और टीम घर से निकलने लगे, अंधेरे आंगन में फिर वही एहसास। कोई उनकी हर हरकत देख रहा था। राहुल ने धीरे से कहा, सर, हमें यहाँ अकेला नहीं छोड़ा गया है। अजय की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई। अच्छा है, शिकारी खुद हमारे करीब आ रहा है। अध्याय 4, कॉलेज के रिश्ते विस्तारित। अजय राणे और उनकी टीम ब्रजेश के कॉलेज पहुंची। गोवा का यह प्रतिष्ठित कृषि महाविद्यालय हरे भरे खेतों और पुराने यूरोपीय शैली के भवनों के बीच फैला हुआ था। लेकिन आज इसकी गलियों में एक सन्नाटा था। छात्र फुसफुसा रहे थे, नजरें चुरा रहे थे। सीमा और राहुल ने ब्रजेश के दोस्तों से बात की। उन्होंने बताया, ब्रजेश हमेशा पढ़ाई में अच्छा था, नशे से दूर, मेहनती और साफ सुथरा। लेकिन राहुल ने गौर किया कि एक लड़का हिचकिचा रहा था। जब सीमा ने दबाव डाला तो वह बोला, पिछले कुछ महीनों में ब्रजेश बदल गया था। वो अकेला रहने लगा था, बहुत चुप, और कभी-कभी डर के मारे पसीने पसीने हो जाता था। सबसे चौंकाने वाली बात, उसके जीवन में एक लड़की आई थी, सोनाली वर्मा। एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की, लेकिन तेज, महत्वाकांक्षी और खूबसूरत। छात्रों के अनुसार आखिरी बार ब्रजेश को कॉलेज की एक प्राइवेट पार्टी में सोनाली के साथ देखा गया था। और उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अजय ने एक नाम अपनी डायरी में लिखा, सोनाली वर्मा, और कहा, खेल अब थोड़ा। सोनाली वर्मा, 23 साल, पढ़ाई में होशियार और अपनी सुंदरता के कारण कॉलेज में चर्चा का विषय। लेकिन अजय ने जब उसकी पृष्ठभूमि खंगाली तो पता चला, उसका परिवार भारी कर्ज में डूबा है और उसके पिता की सेहत भी खराब है। वह एक प्राइवेट जॉब कर रही थी, लेकिन हाल ही में उसने वह छोड़ दी थी। अजय ने सोनाली को थाने बुलाया। जब वह आई तो उसकी चाल धीमी थी, चेहरे पर हल्का सा डर, लेकिन आंखों में छुपी हुई जिज्ञासा। अजय ने सीधे सवाल किया, ब्रजेश के साथ आपका रिश्ता क्या था? वह मुस्कुराई, लेकिन आंखें डगमगाईं। दोस्त थे, बस दोस्त। सीमा ने धीरे से जोड़ा, और उस रात पार्टी में क्या हुआ? सोनाली का चेहरा सख्त हो गया। उसने बताया कि पार्टी में ब्रजेश ने शराब पी थी, कुछ ऐसा जो वह कभी नहीं करता था। वह चुप हो गई, जैसे उसके बाद की बातें कहने से डर रही हो। सोनाली से पूछताछ के बाद अजय और टीम रात को लौट रहे थे। सड़क सुनसान थी, सिर्फ समुद्र की लहरों का शोर और कभी-कभी दूर से आती कुत्तों की भौंक। अचानक अजय ने रियरव्यू मिरर में देखा, एक काली एसयूवी उनकी जीप के पीछे चल रही थी। पहले वह दूर थी, फिर धीरे धीरे करीब आने लगी। राहुल, सावधान रहो, अजय ने धीमे स्वर में कहा। एसयूवी की हेडलाइट्स उनकी जीप के शीशे में चमक रही थी। अचानक वह गाड़ी तेजी से पास आई और साइड से टकराने की कोशिश की। राहुल ने तुरंत गाड़ी मोड़कर एक संकरी गलियों में डाल दी।
एसयूवी भी उनके पीछे मुड़ी, लेकिन गलियों में जगह कम थी। अजय ने दरवाजा खोला, गली के अंधेरे में छलांग लगाई और दीवार के पीछे छुप गए। एसयूवी रुकी, एक नकाबपोश आदमी उतरा, चारों ओर देखने लगा। लेकिन अजय चुपचाप पास आ गए और उसकी पीठ पर बंदूक टिकाई। खेल अब मेरे मैदान में है। बोल, किसने भेजा है तुझे? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ छुड़ाकर अंधेरे में भाग गया। अजय ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह रात की परछाइयों में गुम हो गया। अगली सुबह अजय राणे थाने में ब्रजेश का मोबाइल फोन लेकर बैठे थे। फोन लॉक था, लेकिन अजय को टेक्निकल टीम पर पूरा भरोसा था। कुछ ही देर में राहुल ने स्क्रीन खोली और वहां चैट मैसेज की एक लंबी लिस्ट थी। सबसे चौंकाने वाली चैट नीलेश के साथ थी। कुछ हफ्ते पहले। नीलेश, तू सोचता है ये सब तेरा है? भूल जा। ब्रजेश, पापा का फैसला पक्का है। विरासत मेरी है। नीलेश, तुझे लगता है मैं चुप रहूंगा? चैट में धमकी साफ नजर आ रही थी। लेकिन अजय ने देखा कि मौत से एक रात पहले ब्रजेश ने अचानक एक वकील को फोन किया था। कॉल सिर्फ 2 मिनट की थी और उसी के तुरंत बाद वह पार्टी में गया। सीमा ने पूछा, सर, क्या हो सकता है कि वह वकील को कोई राज बताने वाला था? अजय ने सिर हिलाया, हो सकता है। और हो सकता है कि यही उसकी मौत की वजह बनी हो। अजय ने नीलेश को थाने बुलाया। नीलेश सजेजे कपड़ों में आया, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। मैंने कुछ नहीं किया, उसने आते ही कहा। अजय ने मुस्कुराकर कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठ। अभी तो हमने तुझसे सवाल पूछने शुरू भी नहीं किए हैं। पूछताछ शुरू हुई। नीलेश बार बार एक ही लाइन दोहरा रहा था, मैं पार्टी में था, लेकिन जल्दी निकल गया। जब अजय ने चैट का प्रिंट उसके सामने रखा, तो उसके माथे पर पसीना आ गया। लेकिन उसने फिर भी कहा, वो तो बस गुस्से में लिखा था। मैं कुछ नहीं जानता। अजय को लगा, नीलेश झूठ बोल रहा है, लेकिन अभी पुख्ता सबूत नहीं है। अब नजर सोनाली पर थी। सोनाली को दूसरी बार थाने बुलाया गया। इस बार माहौल और भी सख्त था। कमरे की खिड़कियां बंद, एक तेज बल्ब का प्रकाश सिर्फ उसके चेहरे पर और अजय की पैनी निगाहें। अजय ने धीरे से शुरू किया, उस रात ब्रजेश ने शराब पी थी। क्यों? सोनाली ने नजरें झुका ली, मुझे नहीं पता। सीमा ने तेज स्वर में कहा, झूठ मत बोलो। तुम्हारे साथ उसकी बहस हुई थी। सोनाली का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ सेकंड का सन्नाटा, और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरी गलती थी। मैंने उसे मारा, उसने कांपती आवाज में कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल ने एक पल के लिए अजय की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या ये सच है? अजय ने बिना पलक झपकाए सोनाली की तरफ देखा। कैसे? सोनाली ने बताया। पार्टी में ब्रजेश अजीब बर्ताव कर रहा था, गुस्से में था। उसने सोनाली से कुछ कहा, जिसे सुनकर वह तिलमिला गई। दोनों में बहस बढ़ी, फिर हाथापाई हुई, और अचानक उसके हाथ में रखा छुरा ब्रजेश के सीने में जा धंसा। मैं डर गई। मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, सोनाली सिसकते हुए बोली। लेकिन अजय को महसूस हो रहा था, ये कहानी अधूरी है। उसकी नजरें कह रही थी कि कुछ और है, जो वह छुपा रही है। अजय ने धीरे से कहा, सोनाली, सच को जितना दबाओगी, वो उतना ही तुम्हें कुचलेगा। तुमने कहा, वो शराब पी रहा था। लेकिन उसने कभी पीना शुरू ही क्यों किया? किसने मजबूर किया? सोनाली की आंखों में एक पल के लिए डर चमका,
जैसे कोई नाम उसकी जुबान पर आकर अटक गया हो। लेकिन उसने होंठ भींच लिए। अजय ने तय कर लिया, अब वो इस राज को बाहर निकालकर ही दम लेंगे। सोनाली के आंसू और हिचकिचाहट ने अजय की शंका और गहरी कर दी। उन्होंने फैसला किया, अब समय है कि ब्रजेश की मौत से ठीक पहले की हर सेकंड की जांच की जाए। राहुल को आदेश मिला, कॉल डिटेल्स, वकील से बातचीत और पार्टी की सीसीटीवी फुटेज सब लाओ। राहुल ने देर रात तक मेहनत की और सुबह वह एक पेन ड्राइव लेकर लौटा। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा, ब्रजेश पार्टी में घुसते ही एक कोने में किसी से बात कर रहा था और वह शख्स था नीलेश। कुछ मिनट बाद नीलेश उसके ड्रिंक में कुछ डालता नजर आया। फिर ब्रजेश लड़खड़ाने लगा और सोनाली के पास गया। सीमा ने कहा, मतलब? नीलेश ने उसे नशा दिया ताकि वह अपना आपा खो बैठे और सोनाली से झगड़ा करे। अजय ने ठंडी आवाज में कहा, यही उसका प्लान था, ताकि किसी और के हाथ से काम हो और वो बच जाए। लेकिन अभी सबूत। अजय ने एक गुप्त रणनीति बनाई। उन्होंने एक मुखबिर को नीलेश के पास भेजा, जो उससे ऐसे मिला जैसे वह कोई वफादार आदमी हो। बातचीत के दौरान नीलेश ने कहा, सब ठीक से हो गया, अब कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। यह सब गुप्त रिकॉर्डर में कैद हो गया। अजय को बस यही चाहिए था। उस रात अजय और उनकी टीम ने नीलेश के घर पर छापा मारा। अंधेरा था, लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, नीलेश पिछवाड़े से भागने लगा। राहुल ने उसका पीछा किया, संकरी गलियों में, कचरे के ढेर के पास और फिर समुद्र के किनारे तक। लहरें उफान पर थी, हवा में बारिश की बूंदें तैर रही थी। नीलेश ने पीछे मुड़कर देखा, अजय राणे सामने खड़े थे, हाथ में बंदूक, आंखों में आग। खेल खत्म, नीलेश, अजय ने कहा। नीलेश ने हंसकर कहा, तुम सोचते हो मुझे सजा मिलेगी? मैंने किसी को मारा ही नहीं। अजय ने धीरे से रिकॉर्डर चलाया, उसकी खुद की आवाज, साजिश कबूलते हुए। नीलेश का चेहरा पीला पड़ गया। कोर्ट में मामला चला। सारे सबूत, सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स, चैट और नीलेश की रिकॉर्डिंग साफ बता रहे थे कि यह एक पूर्वनियोजित हत्या की साजिश थी। सोनाली को अदालत ने यह मानते हुए कुछ महीनों की सजा सुनाई कि उसने आत्मरक्षा में वार किया, लेकिन असल गुनहगार नीलेश था, जिसे आजीवन कारावास की सजा मिली। जब फैसला सुनाया गया तो ब्रजेश की मां की आंखों से आंसू बह निकले। वह अजय के पास आईं, उनके हाथ पकड़कर बोली, आपने मेरे बेटे को न्याय दिलाया, अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अजय ने समुद्र की तरफ देखा, लहरें अब शांत थी, जैसे अपने भीतर छुपा सच उगलकर सुकून पा चुकी हों। वह जानता था, हर केस एक जख्म छोड़ जाता है, लेकिन इस बार जख्म पर न्याय का मरहम लग चुका था। अंतिम पंक्ति। लेकिन जब अजय अपनी जीप में बैठकर लौट रहे थे, तो रियरव्यू मिरर में उन्हें वही काली एसयूवी दूर खड़ी नजर आई। शायद यह कहानी